अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं और या आपका ताल्लुक अलाइड हेल्थ प्रोफ़ेशनल की किसी और कैटेगरी से है, जिसमें बहुत से डिसिप्लिन्स आते हैं जिनमें एमआईटी, एमएलटी, ओटीटी और साइकोलॉजिस्ट और भी बहुत से हैं, यू नो वेल। और आप जर्मनी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने प्रोफ़ेशन में, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ये वीडियो एंड तक कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे जो प्रोसीजर है, सारे जो स्टेप्स हैं वो इसी एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाए कि आपने किस तरह से स्टार्ट लेना है और किस तरह से आपने प्रोग्रेस करना है, और जब तक कि आप यहाँ तक पहुँच नहीं जाते। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है जर्मनी के लिए वो है जर्मन लैंग्वेज, ठीक है? जो जर्मन्स हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते, 90% जो जर्मन्स हैं वो जर्मन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। जो पेशेंट्स हैं, जो अटेंडेंट्स हैं, जो यहाँ के इवन के हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं, वो भी आपसे जर्मन में ही बात करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं, 10% 15% जो जर्मन के अलावा इंग्लिश में बात कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो जर्मन में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एज ए हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर वर्क करना चाहते हैं तो आपको जर्मन सीखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपका जो प्रोफेशन है वो रेगुलेटेड है या फिर नॉन रेगुलेटेड है। जो फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, और जितने भी मैंने उससे पहले आपको बताए हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, वो सब रेगुलेटेड प्रोफेशंस हैं जर्मनी में। रेगुलेटेड प्रोफेशंस का मतलब ये होता है कि जर्मनी में प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। विदाउट लाइसेंस आप इस कंट्री में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और लाइसेंस के लिए आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो स्टार्ट आपको हमेशा लैंग्वेज से ही करना पड़ेगा और फिर आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। जो लैंग्वेज, जिस तरह आप आइल्स, आपको पता होगा आइल्स होता है इंग्लिश के लिए, ओईटी होता है। इसी तरह से जर्मन के लिए जर्मन एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें गोथे एग्ज़ाम होता है, टेल्क एग्ज़ाम होता है, ओएसडी एग्ज़ाम होता है, ठीक है? ज़्यादातर जो है वो गोथे एग्ज़ाम जो है वो चलता होता है, उसी को ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और उसी को ज़्यादा माना जाता है और लोग वही ज़्यादा करते हैं। तो मैंने खुद भी गोथे एग्ज़ाम ही किया हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप एग्ज़ाम जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप गोथे एग्ज़ाम ही दें। और तो इसके जो है वो लेवल्स होते हैं, ए1 लेवल, ए2 लेवल, बी1 लेवल और बी2 लेवल। जो रेगुलेटेड प्रोफेशंस हैं उनको बी2 लेवल तक की जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज बी2 लेवल की इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आपने पेशेंट से बातचीत करनी होती है, उनको उनके असेसमेंट, उनको ट्रीटमेंट देना होता है, उनको प्रोग्नोसिस बताना होता है, प्लान ऑफ केयर बताना होता है। तो ज़ाहिर बात है, जब तक आप सही से पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तब तक जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको फुल रिकग्निशन लेनी है तो आपको बी2 लेवल तक की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप बी1 लेवल तक भी जर्मन सीख लेते हैं और उसकी बेस पे भी आपको पार्शियल रिकग्निशन मिल जाती होती है, उस पार्सल रिकॉग्निशन की बेस पे भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर आप आज आज और अभी से आप जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो आज से 3 महीने तक आपको लग जाएंगे ए1 लेवल सीखने में, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको लग जाएंगे ए2 सीखने में, नेक्स्ट 3 मंथ्स आप बी1 और नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको बी2। तो मतलब 1 साल आप अपने माइंड में रखें, अगर आप बी2 तक जाते हैं और बी1 भी है जो है वो तकरीबन 8-9 महीने आपको लग ही जाएंगे। और ये डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे और कितना टाइम आप जो अपनी स्टडी को दे पाते हैं, और ये सब चीज़ें इन पे भी डिपेंड करती हैं। और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बेहतर है कि आप इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन कर लें। गोथे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बहुत से हैं, लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है। जो मेन मेन सिटीज़ हैं उनमें गोथे इंस्टीट्यूट है। और आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं गूगल पे सर्च करके, और उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आप फिज़िकल क्लासेस जाके ले सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट ए2 की तैयारी स्टार्ट करें। उनका एक एंट्री टेस्ट होता है, वो आप टेस्ट दें ए1 का, और ए1 का अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो वो आपको बी ए2 में जो है वो एडमिशन दे देंगे। वहाँ पे आप 3 से 4 महीने जो है वो प्रैक्टिस करें, अपनी जर्मन सीखें और ए2 दें। ए2 जब आप क्लियर कर लें फिर आप बी1 की तैयारी करें। तो आप ये नहीं कि एकदम से ही आपको लगे कि आप बी1 की प्रिपरेशन करके आप बी1 दे देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब आपके पास बी1 लेवल की लैंग्वेज हो जाती है आपकी कंप्लीट, और आपके पास गोथे इंस्टीट्यूट या टेल्क का बी1 लेवल का सर्टिफिकेट आ जाता है, तब आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है रिकग्निशन प्रोसीजर।
रिकॉग्निशन जो है वो बेसिकली रीजन पे डिपेंड करती है। प्रोसीजर तो सेम होता है, लेकिन यहाँ जर्मनी में 16 रीजन्स हैं और हर एक रीजन का अपना रिकॉग्निशन प्रोसीजर है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप बर्लिन रीजन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, तो आपको बर्लिन रीजन में जो रिकॉग्निशन की अथॉरिटी है वहाँ पे भी अपना रिकॉग्निशन का प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ता है, और वहाँ से आपको इन शॉर्ट कहें कि लाइसेंस मिलता है। ठीक है। जिस तरह मैं बैडन वुर्टम्बर्ग रीजन में हूँ, तो मैंने इस रीजन के लिए जो है अपना प्रोसीजर किया। इस तरह टोटल 16 रीजन्स हैं, तो हर एक रीजन का डिफरेंट जो है आपको अप्लाई करना पड़ता है उस रीजन की वेबसाइट पे जाके, और सारा जो है वो प्रोसीजर करना। अगर आपके पास B1 लैंग्वेज होती है और B1 की बेस पे आप जो है रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करते हैं इन योर रिस्पेक्टिव रीजन, तो B1 क्योंकि वो डेफिशिएंसी है उसकी, आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो सकी, तो वो आपको डेफिसिट बिशाइड एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, जिसका मतलब होता है कि आप पार्शली रिकॉग्नाइज्ड हो चुके हैं। उस पार्शल रिकॉग्निशन की बेस पे भी जो है वो आप जर्मन मूव कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो डिमांड ये करते हैं कि हमें फुल रिकॉग्निशन चाहिए, या फिर आपके पास B2 लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपको फुल रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। और जो अगर पार्शियल रिकॉग्निशन की बेस पे आप जॉब लेके यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। या तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करें, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको फुल रिकॉग्निशन मिल जाती होती है, और या फिर आप इनका जो है वो ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की, वो 6 मंथ की ट्रेनिंग करें, और उस ट्रेनिंग के बाद ही जो है आपको फुल रिकॉग्निशन मिल जाती होती है। ये दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आप B2 क्लियर करते हैं पाकिस्तान में या कहीं कहीं से भी बाहर से, B2 की बेस पे आप फुल रिकॉग्निशन लेते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्री और आपकी एक्सपीरियंस वगैरह पे, कि आपको बगैर एग्ज़ाम के ही फुल रिकॉग्निशन देनी है, या फिर आपको एग्ज़ाम में या फिर ट्रेनिंग में डालना है और उसके बाद आपको फुल रिकॉग्निशन देनी है। तो ये हो गया सेकंड प्रोसीजर रिकॉग्निशन का। फर्स्ट प्रोसीजर जो था वो मैंने बताया कि लैंग्वेज था B1 या B2, उसकी बेस पे आपने रिकॉग्निशन लेनी होती है। या तो आपको पार्शियल रिकॉग्निशन मिलेगी या आपको फुल रिकॉग्निशन मिलेगी। लेट्स से आपको पार्शियल रिकॉग्निशन मिल गई या फिर आपको फुल रिकॉग्निशन मिल गया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है CV प्रिपरेशन। योर पास CV आप बनाएं या फिर बनवा लें किसी ऑफिशियल अथॉरिटी से, और उस CV को जो है आप यूज़ करते हैं जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है कि आप कहाँ कहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स अप्लाई करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपने जॉब्स हमेशा ऑनलाइन अप्लाई करनी होती हैं, तो उसके जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्लास डोर एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करें और उस पर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करें, और ग्लास डोर से सर्च करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जिंग एक एप्लीकेशन है, SING, जिंग के ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप स्टोन एक एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट्स मैंने बताई, इन पे जब आप जाकर जॉब्स अप्लाई करेंगे और अपनी CV पे अगर आप रिकॉग्निशन और अपनी लैंग्वेज को मेंशन करेंगे, तो 90 to 95% चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और इंटरव्यू आपका हमेशा जर्मन लैंग्वेज में ही होता है, वो आपसे इंग्लिश में कभी भी बात नहीं करेंगे। इंग्लिश में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, वो जर्मन लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू लेंगे। इसलिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है जर्मन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें। लेट्स से कि इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है और वो आपको जॉब ऑफ़र करते हैं, तो आपके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ऑफिशियल लेटर होता है, जो कि आप लेटर ऑन अपने वीज़ा प्रोसीजर में भी यूज़ करेंगे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे हर चीज़ मेंशन होती है, उसमें एम्प्लॉयर की पूरी डिटेल्स होती हैं, आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं, आपको कितने आवर्स पर वीक का जो काम है। नॉर्मली जो फुल टाइम जॉब होती है वो 40 आवर्स पर वीक होती है, और उसमें पार्ट टाइम जॉब की भी जो है वो ऑप्शन दी होती है कि अगर आप इन फ्यूचर यहाँ पर आने के बाद पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन है। वो आप अपने एम्प्लॉयर से बातचीत करके कर सकते हैं। इस कंपनी के अलावा अगर आप किसी और कंपनी में इसी कैटेगरी में, क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप इसी कैटेगरी में अगर काम करना चाहते हैं, तो वो भी आपका एम्प्लॉयर आपको इजाज़त दे देगा। अगर आप किसी और कंपनी में ओवर टाइम करना चाहते हैं 20 आवर्स पर वीक, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसी कंपनी में काम करेंगे, आप किसी और कंपनी में 20 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी मेन जॉब है, जो 40 आवर्स पर वीक वाली आपकी जॉब है, जो जहाँ पर आप आए हैं जिस एम्प्लॉयर के पास, वो जॉब मेन आपकी वही रहेगी। ओवर टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप उसी कंपनी में करें या फिर आप किसी और कंपनी में जाके करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको ओवर टाइम के लिए कोई अच्छा रेट बाहर से मिल रहा है, तो आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं।
और यहाँ पर जो सैलरीज़ होती हैं बेसिकली वो ग्रॉस सैलरीज़ मिलती हैं। ग्रॉस सैलरी में से फिर आपका जो इनकम टैक्स होता है वो कटता है, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के सरचार्ज होते हैं, और भी बहुत से जो गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह होते हैं, तकरीबन 21 टू 25% ये डिडक्शंस हो जाती हैं। इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह और ये बाकी चीज़ें मिला के तकरीबन 35 टू 40% आप कह लें कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस होती हैं, और उसके बाद आपको जो सैलरी होती है वो बाकी मिलती है। और जो आपके अकाउंट में सैलरी आती है, जो आपको मिलती है सैलरी, उसमें से फिर आपने अपनी अकोमोडेशन और अपने फूड वगैरह का और अपनी ट्रांसपोर्ट का और आपके अपना आपने अपने ऊपर जो एक्सपेंस लगाने हैं वो सारे जो है वो आपने खुद से ही करने होते हैं नेट सैलरी में से, ठीक है। आपके पास लैंग्वेज भी आ गई, आपके पास पार्सल रिकॉग्निशन भी आ गई, आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो है वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद आप अपनी रिस्पेक्टिव एम्बेसी में जाएँ, अगर पाकिस्तान में है तो, और पंजाब से हैं तो पंजाब में जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद से आप प्रोसीजर करेंगे। अगर आप सिंध से हैं तो आप कराची में जो एम्बेसी है जर्मन की वहाँ से करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री में लाइक सऊदी अरेबिया में हैं या दुबई में हैं तो वहाँ पे जो रिस्पेक्टिव जर्मन एम्बेसी होगी वहाँ से आप प्रोसीजर करेंगे, और उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स पहले अपने प्रिपेयर करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद आप अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन देते होते हैं और वीज़ा प्रोसीजर करते होते हैं। और इसके बाद ही जो है वो तो इसमें तकरीबन 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने लग जाते होते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, आपने जो इंटरव्यू था वो भी क्लियर कर लिया एम्बेसी में, और उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो है वीज़ा प्रोटेक्टर, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो वीज़ा प्रोटेक्टर हमेशा गल्फ़ के लिए होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये रूल है कि अगर आप बाहर कहीं किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं वर्क पे तो आपके पास वीज़ा प्रोटेक्टर होना लाजमी है। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा, अगर आप एयरपोर्ट से सही सलामत बाहर जाना चाहते हैं तो वीज़ा को जो है प्रोटेक्ट ज़रूर करवा लें। तो वीज़ा प्रोटेक्टर जो है वो बेसिकली आपका रीजन बेस्ड होता है। वो जो वीज़ा प्रोटेक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आप जिस रीजन में हैं उस रीजन का एक अलहदा वीज़ा प्रोटेक्टर का ऑफिस होता है, वहाँ से जो है आप जाके करवा सकते हैं। वीज़ा जब प्रोटेक्टर करवा लिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टिकट का। टिकट आप खुद करवा सकते हैं या आप किसी एजेंसी के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो रिकमेंड ये करूँगा कि आप एजेंसी के थ्रू करवा लें, क्योंकि अगर आप खुद अपने अकाउंट से पेमेंट्स करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो है वो चार्जेस वो भी कट जाएंगे। तो 15-20 हज़ार या 25 हज़ार तो आपका ये चार्जेस में कट जाएगा। तो बेहतर है कि आप किसी एजेंसी के थ्रू टिकट वगैरह करवा लें, और उसके बाद आप विलकोमन इन डॉइचलैंड। अच्छा, तो आप कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि जो सारा प्रोसीजर है इसमें कितनी कॉस्ट आ सकती है। तकरीबन स्टार्ट से लेके जर्मन लैंग्वेज से लेके एंड तक जर्मनी पहुंचने तक आपका जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 8 से 9 लाख इजीली आ जाएगा। तो आप 1 मिलियन जो है अपने माइंड में रखें, और 1 मिलियन का बजट बनाएं, क्योंकि ये जो पैसे होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले आप 10 लाख इकट्ठा करें और फिर ही आप काम स्टार्ट करें। तो आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको पता है कि आपकी इनकम इतनी है या आपके पास इतने पैसे हैं या आप अरेंज कर सकते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवा सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अल्लाह ताला रास्ते खोलता जाएगा और आपका काम होता जाएगा। पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपको पता भी नहीं लगेगा जब आप काम को स्टार्ट कर देंगे। और एंड में ये है कि इस सारे प्रोसीजर में जर्मन लैंग्वेज सीखने से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप, मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप कितनी जल्दी लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। अगर आप लेट्स से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हाई फाई हैं, आइंस्टाइन वाला माइंड है आपका, आप 4-5 महीने में ही सीख लेते हैं, तो आगे 4 से 5 महीने ही आपका नेक्स्ट प्रोसीजर में लग जाएंगे, वीज़ा प्रोसीजर और सारा कुछ। तो 8-9 महीने में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप नॉर्मल हैं मेरी तरह और बैक बेंचर्स हैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं तो फिर आपको 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप तकरीबन 2 साल अपने माइंड में रखें, लेकिन 1.5 साल भी आपको लग सकता है आप स्टार्ट से लेके यहाँ तक यहाँ आने में। एट द एंड मैं बरादराना मशवरा देना चाहूँगा कि कोई भी काम आप अगर करना चाहते हैं उसको स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह पढ़ के, और फिर उस पर डटे रहें। ये नहीं कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद नहीं मज़ा नहीं आ रहा, बहुत टाइम लग रहा है, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये वो उसका भी नहीं हुआ था मेरा कैसे हो जाएगा।
ये बहाने होते हैं मेहनत ना करने के। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ अचीव करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है? आज की जो वीडियो है उससे आपको एक बेसिक आइडिया और रोड मैप मिल गया होगा कि किस तरह से जो है आपने स्टार्ट लेना है और किस तरह से आपने चीज़ों को आगे लेके चलना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो अ, आप कमेंट में मुझे बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उन उस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ और जितना हो सके आपको गाइड कर सकूँ। तो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।